लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में देखा था। तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी में थोड़े एग्जांपल्स और करने हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है। और एक पोर्शन जो बचा हुआ है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, वो भी इसी का एक तरह से एप्लीकेशन ही है। ठीक है। तो पहले इसी में आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में। ये लास्ट में जो प्रॉब्लम किया था ये कर लिया था, एक्स मैक्स और वी मैक्स। ठीक है। मान लेते हैं कि एक चेन है और उस चेन का L/3 पार्ट हैंगिंग है। ये जो पूरी चेन है इसका मास m, लेंथ l है, और ये जिस सरफेस पे रखी है वो सरफेस स्मूथ है टेबल की। ठीक है। क्वेश्चन है, द चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन। निकालना हमें फाइंड इट्स स्पीड व्हेन it just leaves the edge of table. When it just leaves the edge of table, मतलब जब ये टेबल से अलग होने वाली है उस वक्त इसका स्पीड क्या होगा। ठीक है। स्मूथ सरफेस है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो इस केस में मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व होगा। देखो ट्राई करो पहले। देखो इसमें ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगेगा, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसमें ये देखना है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय चेन, क्योंकि पॉइंट मास तो है नहीं, तो इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास मान के। हाँ, तो हम चेन के पोटेंशियल, चेन हो गया, रॉड हो गया, इनका कभी भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो इनके सेंटर को हम सेंटर ऑफ मास लेते हुए लिखेंगे। ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखने में क्या है कि हमको कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना जरूरी है। ठीक है ना, रेफरेंस कहीं लेना जरूरी है। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, टेबल का जो लेवल है उसी को पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लेते हैं। तो जितना पार्ट हैंगिंग होगा, ध्यान से देखना, उसका मास होगा m/3, और उस हैंगिंग पार्ट का जो डिस्टेंस बनेगा टेबल के एज से, ध्यान से देखो, तो वो L/6 होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, U इनिशियल प्लस KE इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस KE फाइनल। अब देखो रेफरेंस के नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, रेफरेंस के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे रेफरेंस के नीचे है तो ये मास बनेगा m/3, तो बनेगा -m/3 इंटू जी इंटू L/6, और काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाली 0 है, फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे फिर से, तो यहाँ पे U 0 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा L/2, और ये मास आएगा m, तो बाद में हो जाएगा mg/L/2। देखो ध्यान से, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² कर दो यहाँ पे। तो देखो जरा इसको सॉल्व करके क्या मिलता है। mgl/2 माइनस mgl/18 आ रहा है। तो ये 4 mgl/9 बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। तो mv कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v का वैल्यू √8 gl/9 आ रहा है। बताओ भाई। सर यस सर, इतनी है। जहां गड़बड़ हो रही थी क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही बन Yes, sir. कि इन प्रीवियस क्वेश्चन if an external agent
pulls the hanging part back on the table, then what will be W external? मतलब what will be work done by external agent? बताओ, सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। 4/9 mgl। नहीं भाई, जल्दबाजी नहीं करो। mgl/18 आएगा, क्योंकि जब हम टेबल पे ले लेंगे ना उसको, तो उसकी जब हम चेन को टेबल पे ले लेंगे तो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है mgl/18, ध्यान से देखो, और उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, क्योंकि जब सारी की सारी चेन टेबल के ऊपर आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे चेन की 0 हो जाएगी। तो W एक्सटर्नल जो बनेगा ना, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा के ई। तो डेल्टा के ई तो है नहीं, तो ये सिर्फ डेल्टा U बनेगा, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये आंसर आएगा mgl/18। ठीक है, यस। देखो और एक दो क्वेश्चन है हमारे पास अच्छे। ये देखो क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन पे ही है, पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। रिंग ऑफ मास m, ये रिंग हो गई m मास, कैन स्लाइड ओवर स्मूथ वर्टिकल रॉड। द रिंग इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 4 mg/r, ठीक है, वेयर 2r इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो ये बताओ कि इस वक्त स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 2r और 3r/2, तो भाई 5r/2 होगी। इस वक्त स्प्रिंग की लेंथ 5r/2 है, 5 यस सर, यस सर। एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा r/2 का, ठीक है। मास इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट 3r/2, कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्प्रिंग एज इट रीचेस द ग्राउंड। मतलब यहां से लेके यहां तक का मोशन है, देखो यहां तक आते आते वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हम लोग कैसे लिखते हैं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, जैसा फॉर्मूला बताया वैसे ही लगाना है। तो हाफ के की जगह आ जाएगा 4 mg अपॉन R। व्हाट इज एक्स इनिशियल, एक्स इनिशियल इज r/2, एंड व्हाट इज एक्स फाइनल, एक्स फाइनल विल बी 0। तो यहां से ये आएगा 2 mg/r और इंटू r²/4। तो ये आंसर आ रहा है mg/r/2, ए पार्ट का। बताओ आ रहा है सबका? सर यस सर। यस सर। और ऑफ स्प्रिंग कैसे निकालेंगे? तो अब तुम देखो, अब क्योंकि तुम वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यूज करते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग यूज करते हैं। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के ई फाइनल। अब ध्यान से देखना यू इनिशियल के नाम पे क्या क्या है, तो एक तो है स्प्रिंग की एनर्जी, तो स्प्रिंग की एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के की जगह 4 mg/r, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह r/2 का स्क्वायर, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि ये ग्राउंड से 1.5r की हाइट पे है, तो उसको लिखेंगे mg इंटू 3r/2। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली और काइनेटिक एनर्जी 0 है। बाद में स्प्रिंग की भी 0 हो गई, ग्रेविटेशन भी 0 हो गई, और सिर्फ किस में बदल गई है, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, यानी हाफ mv²। तो तुम देख लो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, v निकालना है यहाँ पे, तो कितना आता है, निकाला किसी ने? 2√gr। 2√gr। जी आर।
क्लियर है क्वेश्चन? बताइए किसी को डाउट है तो। Yes, sir. Clear. और देखो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी टाइप है वो मैं करा दे रहा हूँ सारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक इलिप्टिकली शेप्ड रेल है PQ, और वो जो ब्लॉक है ना वो PQ के अलोंग चल रहा है। और कैसे चल रहा है? हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, उसकी हेल्प से हो रहा है ऐसा। तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स का वैल्यू है 18 न्यूटन। और खास बात ये है कि ये जो फोर्स है वो इस लाइन PQ के हमेशा पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि फोर्स कांस्टेंट होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग सीधे सीधे क्या ये 5 मीटर, 5 आएगा। ठीक है। अब हम इसमें क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। दो ही चीजें हैं बस इस चैप्टर में। 5 तो वर्क डन बाई F प्लस वर्क डन बाई mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखना ध्यान से। तो P पॉइंट से स्टार्ट हुआ, P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, Q पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देखो F का वर्क डन कितना लिखेंगे, तो F का वर्क डन हो जाएगा 18 इंटू 5। mg का वर्क डन कितना होगा? mg का वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, mg लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो यहां से देखो कितना आएगा, 4 मीटर नीचे है और -40 नहीं है, mg की वैल्यू है -1 इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट हो गया 4। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट Q माइनस काइनेटिक एनर्जी एट P। तो P की काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो तुम यहां से देखो डायरेक्टली तुम्हें काइनेटिक 5 आएगा। एनर्जी एट Q मिल गई 50 जूल। क्यों भाई, है सीधा? बोलिए कोई डाउट अगर तो। और देखो कुछ डाउट है तो बताइए। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है पार्टिकल को हमने पॉइंट P से रिलीज किया है। तो पहले पार्टिकल जो है वो इस रफ वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो रफ वाले पार्ट पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना इस पे वो होगा म्यू mg cos 30। और जब यही पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल वाले पोर्शन पे जा रहा होगा तो उस वक्त इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रफ पार्ट पे और फ्लैट पार्ट, मतलब कि इंक्लाइन पार्ट पे और फ्लैट पार्ट पे, दोनों पे जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो इक्वल है। अब ऐसे बताओगे कि टोटल एनर्जी लॉस कितना हुआ। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, तो उसमें से आधी एनर्जी PQ में लॉस हो रही है और आधी एनर्जी QR में लॉस हो रही है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं PQ में कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो PQ में एनर्जी लॉस होगी म्यू mg cos 30 और P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट, तो P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट होगा H अपॉन साइन 30। ये हो जाएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इसका नेगेटिव वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा, इतनी एनर्जी लॉस हुई है। और ये एनर्जी लॉस जो है mgh/2 के इक्वल है। तो अब यहां से देखो mgh कैंसिल, तो यहां से तुम्हें म्यू तो सीधे सीधे मिल गया, कितना मिल जाएगा, tan 30 डिवाइडेड बाई 2 है, कितना आएगा, क्यों भाई, tan 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0.29 के आसपास आता है, क्यों भाई। C होगा। और अगर हम QR के लिए, सर QR में कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो QR में एनर्जी लॉस होगी म्यू mg इंटू एक्स। मान लेते हैं Q से R तक का डिस्टेंस x है और ये वैल्यू भी mgh/2 के इक्वल है।
तो mg कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू h अपॉन 2 म्यू आएगी। h मतलब 2/2 म्यू, क्यों भाई? तो कितना आएगा ये? तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर के आसपास आ रहा है। ये देखो ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन सीधा है, ध्यान से जो कह रहा है वो पढ़ो और वैसा वैसा करते जाओ। बताओ इसमें कहीं किसी स्टेप में डाउट है तो? हम्म, किसी स्टेप में डाउट है तो बताइए। और देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। इसमें क्या हो रहा है कि इनिशियली हमने ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दी है, ठीक है, और उस वेलोसिटी की वजह से ये ब्लॉक आगे डिस्प्लेस हो रहा है। कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है वो दिया हुआ है, 0.06 मीटर। तो देखो इस डिस्प्लेस होने में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक के ऊपर। तो mg का तो कोई वर्क नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन का वर्क हो रहा होगा, क्योंकि जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग का वर्क कैसे लिखते हैं? तो स्प्रिंग का वर्क लिखते हैं हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो एक्स फाइनल की जगह 0.06 आएगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा माइनस ऑफ म्यू एम जी। तो म्यू दिया हुआ है 0.1 माइनस म्यू एम जी, एम दिया है 0.18 इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा 0.06। एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बस ये एक ही इक्वेशन है जिससे हमको वी निकालना है। देखो ये इक्वेशन बनाई किसी ने, क्या आएगा? सर यही होनी थी, 4/10 आ रहा था वी की वैल्यू। 4/10, ठीक है। बताओ कहीं डाउट है इसमें तो? और देखो नेक्स्ट देखो, देखो इसमें भी इस ये क्वेश्चन में भी हमें पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है, तो एक काम ये कर सकते हैं, ये इसका ले लेते हैं रेफरेंस। ध्यान से देखो, रेफरेंस हम कहीं भी ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बॉटम वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, ये भी पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर मैंने ये रेफरेंस लिया है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लेंगे, यानी m को हम यहाँ कंसीडर करेंगे, यहाँ से L/2 पे। और ये जो 2m है, इस 2m को हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? तो ये डिस्टेंस होगा 3L/2, ठीक है। तो u इनिशियल जब लिखेंगे तो बनेगा माइनस का mg/L/2 और माइनस का 2mg इंटू 3L/2। तो देखो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा माइनस का 7mg/L/2। अच्छा, जब फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो m और 2m इंटरचेंज हो जाएंगे, 2m ऊपर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा। तो जब 2m ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2mg/L/2 एंड माइनस mg/3L/2। तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा -5mg/L/2। क्यों भाई? तो चेंज का मतलब क्या होगा? चेंज का मतलब होगा u फाइनल माइनस GL u इनिशियल। तो ये mgl आ रहा है, बोलिए। u फाइनल माइनस u इनिशियल करेंगे तो mgl बच रहा है, ठीक है। और देखो सर पोटेंशियल एनर्जी के, सर आपने 3L/2 के लिए
मैंने अच्छा ये डिस्टेंस 3l/2 क्यों लिया? ये जो चेन है ना, ये वाली चेन दिख रही है, इसका मास हमने इसके सेंटर पे लिया है। तो अगर मास सेंटर पे है तो रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है ये पॉइंट? बोलो भाई, इस चेन का मिड पॉइंट है ना ये, जी सर। तो ये l/2 है और ये l है। ओके ओके। नेक्स्ट देखो, देखो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी के इफेक्ट में पार्टिकल मूव कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के इफेक्ट में, और कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी इज रिलीज x=2। तो एक काम करते हैं, x=2 पे अगर हम देखें, यहां से बॉडी रिलीज हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हो गया, और पूछा है x=5 पे इसकी स्पीड क्या होगी, यानी जब ये यहाँ पहुंचेगा f पे, तो इसका स्पीड पूछा हुआ है, यहाँ पे उसका स्पीड 0 है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस के ई फाइनल। u इनिशियल की जगह आएगा 6, के ई इनिशियल की जगह 0, u फाइनल की जगह आएगा 2, और के ई फाइनल को लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। बोलो क्लियर है? तुम इसको ऐसे मान के चलो, पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व होता है वो समझ लो कि एक तरह से सरफेस है, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस पे अगर हम यहां से कोई पार्टिकल लुढ़का देंगे तो क्या होगा, तो वो यहां जाएगा, यहां जाने के बाद यहां जाएगा, और यहां जाने के बाद यहां आएगा, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इस पॉइंट पे, क्योंकि वो पॉइंट ऊपर है और ये पॉइंट नीचे है, तो वहां तक आते आते उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके लिए हम यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह एनर्जी कंजर्वेशन सीधे सीधे लगा सकते हैं, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बताओ? ठीक है, तो ये था मैकेनिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एप्लीकेशंस। आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला एक पॉइंट जो बचा हुआ है इसमें, एंड दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला केस लेते हैं, बॉब कनेक्टेड with an ideal string, bob connected with an ideal string। सर्कल पहले बना लेते हैं, बनाना पड़ेगा इसलिए, ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया पार्टिकल m मास, स्ट्रिंग का लेंथ l, और स्ट्रिंग पॉइंट O से कनेक्टेड है, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, इस बॉब को इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से कुछ वेलोसिटी देने वाले हैं, और देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी देने के बाद इसका जो मोशन है वो कहाँ तक होगा, ठीक है ना, मतलब सर्कल कब कंप्लीट करेगा, कब आधे डिस्टेंस तक जाएगा, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स बनेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने उसको जब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी दी, मान लेते हैं ये वेलोसिटी है u, तो ये स्ट्रिंग जब थीटा एंगल बना रहा है उस वक्त इसकी वेलोसिटी हो गई है v, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये v निकालना है u के टर्म्स में, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, तो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, देखो क्या मिलेगा, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बताओ क्या लिखेंगे। तो u इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे हाफ m u स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0,
काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली लिखेंगे हाफ mv²। और तुम ध्यान से चेक करो कि इसका जो सेंटर है वो यहाँ से कितना राइज हुआ, तो ये डिस्टेंस होगा l माइनस एल कॉस थीटा। देखते जाओ, ये वाला जो हाइट है कितना होगा, तो उतना ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दो, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से m कैंसिल होगा, और अगर हम v² की वैल्यू निकालें तो v² आएगा u² माइनस 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1। यहाँ तक बताओ पहले, कोई प्रॉब्लम है तो? इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी थीटा एंगल पे उस बॉब का स्पीड निकाल सकते हैं, अगर हमको लोएस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड मालूम है। जो ये लोएस्ट पॉइंट था वो इसका कौन सा इक्विलिब्रियम था, ध्यान से देखो तो वो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम था, जब उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो किसी और पोजीशन में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो डेफिनेटली काइनेटिक कम होगा। तो किसी भी पॉइंट की स्पीड निकालने के लिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। बार बार ये कंजर्वेशन ना लगाना पड़े, उसके लिए हमने एक रेडीमेड इक्वेशन निकाल ली है। इस रेडीमेड इक्वेशन का काम सीधा सीधा ये है कि कोई भी थीटा हम रखेंगे तो हमको उस पॉइंट का स्पीड मिल जाएगा। बताओ, यू तो फिक्स है तो भाई। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये कि जब ये उस पॉइंट पे है तो इसके ऊपर टेंशन निकालना है, कितना लग रहा होगा। तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए टी एज्यूम कर लेते हैं, और ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इसका जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा, रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा। तो फिर से देखो, एट जनरल पॉइंट थीटा, एट जनरल पॉइंट थीटा, तो थीटा पॉइंट पे अगर हम टी लिखेंगे तो टी माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाई आर। और v² की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, वो v² उठा के यहाँ रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी m बाई एल ब्रैकेट u² माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा। देखो, तो इस इक्वेशन से हम लोग किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हैं। तो ये दो चीजें तो इंपॉर्टेंट हो ही गई, किसी भी पॉइंट पे टेंशन और किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी। यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो? सर आपने mg cos थीटा इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है? mg cos थीटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस डायरेक्शन में इक्वेशन बना रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में इधर की तरफ mg का कितना कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो हम उसमें इक्वेशन रेडियल लाइन के लॉन्ग और टेंजेंशियल लाइन के लॉन्ग बनाते हैं। तो रेडियल लाइन के लॉन्ग mg का कंपोनेंट है mg cos थीटा, और टेंजेंशियल लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमें टेंशन निकालना था तो इसलिए हमने केवल रेडियल के लॉन्ग इक्वेशन बनाई है। ओके, और आपने पूरे टोटल एल में से एल माइनस एल cos थीटा उस छोटी सी जगह को निकालने के लिए आपने दिया है। हाँ, वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ओके सर, थैंक यू। तो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन जो हमको मिली हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस ये है कि हम किसी भी एंगल पे टेंशन और किसी भी एंगल पे स्पीड निकाल लेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ठीक है ना। तो बार बार ये इक्वेशन ना लगानी पड़े, बार बार एनर्जी कंजर्वेशन ना लगाना पड़े, इसलिए हमारे पास दो रेडीमेड इक्वेशन आ गई, बस इतना पर्पस है। ठीक, अब देखो इसका यूज क्या है आगे। तो हम सबसे पहले इसमें ये लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, व्हेन u इज लेस देन इक्वल टू √2gl, या ऐसे कहना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट में पार्टिकल ऑसिलेट्स इन लोअर हाफ ऑफ सर्कल। मतलब हम पार्टिकल को इतनी स्पीड देना चाहते हैं कि पार्टिकल लोअर हाफ तक पहुंच जाए। लोअर हाफ का मतलब समझे क्यों भाई? लोअर हाफ का मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक ये पहुंच जाए पार्टिकल। पार्टिकल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक पहुंच जाए। देखो, भले ही 90 डिग्री पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड हो जाए 0, तो हमें उसको कितनी स्पीड देनी चाहिए बॉटम पे जिससे वो 90 डिग्री तक पहुंच जाए? तो कैसे निकालेंगे क्यों भाई?
कैसे निकाल सकते हैं? हम चाहते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वही ऊपर की जो इक्वेशंस हैं उसमें थीटा को रखेंगे 90 डिग्री और फाइनल वेलोसिटी को रखेंगे 0। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, तो वेलोसिटी को 0 रखो तो यू स्क्वायर माइनस 2gl एंड प्लस 2gl cos 90, तो cos 90 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो यहां से तुम्हें u की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ 2gl। देखो यानी अगर हम इसको रूट 2gl वेलोसिटी देते हैं तो ये जस्ट 90 डिग्री तक पहुंच पा रहा है, तो अगर हम रूट 2gl से कम वेलोसिटी देंगे तो ये और भी कम हाइट तक जाएगा। कितने एंगल तक जाएगा कैसे पता चलेगा, तो इसी इक्वेशन से पता चलेगा। इस इक्वेशन में हम u रख देंगे, इस इक्वेशन में हम v0 कर देंगे, थीटा निकल आएगा। फिलहाल हमने थीटा 90 रखा और v0 रखा तो हमको u मिल गया। तो ये एक रिजल्ट हो गया जो हमें याद रखना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका वेलोसिटी रूट 2gl से कम है देन पार्टिकल will oscillate in lower half of vertical circle. Particle will oscillate in lower half of vertical circle. लोअर हाफ में ऑसिलेट होगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल completes वर्टिकल सर्कल। अब हम चाहते हैं कि पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, क्यों भाई? 5gl। तो वो रिजल्ट निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करें? रिजल्ट तो याद है कई लोगों को, मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगाना चाहिए कि ये जो है सर्कल कंप्लीट करे। तो देखो सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये है, अगर स्ट्रिंग का केस है तो स्ट्रिंग में हम लोग बोलते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाना चाहिए, वेलोसिटी 0 नहीं होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन इसका 0 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन अगर हम 0 करेंगे तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा 180 पे टेंशन की वैल्यू 0। तो देखो सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में टेंशन 0 रखेंगे, m/l u स्क्वायर माइनस 2gl एंड प्लस 3gl cos 180। cos 180 होगा -1, तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5gl। देखो यानी अगर हम इसको रूट 5gl वेलोसिटी देते हैं तो ये जस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है तो वो भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी 5gl माइनस 2gl माइनस 2gl, तो ये gl बचेगी, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है रूट gl। एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर वो 90 डिग्री क्रॉस कर गया है तो 90 डिग्री क्रॉस करने के बाद टेंशन पहले 0 होगा, वेलोसिटी पहले 0 नहीं होगी। तो हमने टेंशन को ही बचाना है 0 होने से, कोई भी 0 नहीं होना चाहिए अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो क्योंकि टेंशन पहले 0 होगा तो हमने टेंशन को ही बचाया है 0 होने से। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को 0 करके जो वेलोसिटी निकली है वो रूट 5gl निकली है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये कहीं पे भी टेंशन 0 नहीं होगा और फिर ये इजिली सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। तो इफ u इज ग्रेटर देन रूट 5gl देन particle completes vertical circle। ठीक है, बोलिए। हाँ ठीक है, और देखो ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड केस के ही होंगे, थर्ड केस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और थर्ड केस ये है कि अगर हमने उसको जो वेलोसिटी दी है वो रूट 2gl और रूट 5gl के बीच में है, तो देन द टेंशन becomes 0
then the tension becomes zero somewhere between theta equal to 90 and theta equal to 180 डिग्री। ठीक है ना? तो उस केस में बीच में कहीं जीरो बनेगा। अच्छा, कहां पे बनेगा वो निकालना है। तो फिर से t को जीरो करते हैं। तो t को जीरो करोगे तो आएगा m/l u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी माइनस टाइम्स u स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl। देखो ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन सकता है कि मान लें अगर हमने पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दी है, पॉइंट ओ है और इसको वेलोसिटी दी है अंडर रूट ऑफ 3gl सपोज। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड स्पीड ऑफ बॉब when it just leaves circular path। when it just leaves circular path। अच्छा, सर्कुलर पाथ कहां लीव करेगा? जहां पे टेंशन जीरो होगा। और ये बात पक्की है कि अगर √2gl और √5gl के बीच में है तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलर पाथ जरूर लीव करेगा। तो उस पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या है ये निकालनी है। देखो करो इसको। तो देखो पहले √3gl से एक काम करो, कॉस थीटा निकालो कि टेंशन कहाँ जीरो होगा। तो टेंशन जीरो होने के लिए कॉस थीटा निकालो, कितना बनेगा। तो कॉस थीटा आएगा माइनस ऑफ 3gl माइनस 2gl और अपॉन 3gl। तो यहां से देखो कॉस थीटा की वैल्यू -1/3 आ रही है और उस पॉइंट पे v निकालना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा में रख दो। u स्क्वायर की जगह 3gl माइनस 2gl एंड प्लस 2gl इंटू -1/3। तो तुम ध्यान से देखो ये gl/3 बच रहा है, आ रहा है सबका। तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ gl/3। ठीक है, और देखो जैसे
देखो जैसे ये क्वेश्चन, देखो अगर टेंशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो एक लाइन का ही क्वेश्चन है भाई। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, यानी यू का वैल्यू पता है, √10 GL। और हमें टेंशन कहाँ निकालना है, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा इक्वल टू 90 रख दो। फिर बी पार्ट में बॉब इज एट हाईएस्ट पॉइंट, तो थीटा की जगह 180 डिग्री लिख दो। और सी पार्ट में 60 डिग्री विद अपवर्ड वर्टिकल, तो 60 डिग्री विद अपवर्ड वर्टिकल का मतलब हुआ नीचे से 120 डिग्री पे। तो देखो क्या आता है, ए पार्ट में कितना आ रहा है आंसर, 8 mg। 8 mg। और बी पार्ट में 5 mg। 5 mg। और सी पार्ट में फॉर्मूला वही लगाना है, m/l u² माइनस 2gl प्लस 3gl cos 120। cos 120 होगा -1/2। तो ये देख लो कितना बनेगा, ये 8 माइनस 3/2, तो ये 13 mg/2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11 mg/2। 13 mg/2 आ रहा है। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर जो सी क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल। हाँ जी, तो आपने कहा कि अपवर्ड पे वो 60 है लेकिन डाउनवर्ड पे वो 120 है। हाउ इट? क्या मतलब हुआ अपवर्ड वर्टिकल का, ये पूछो। अपवर्ड वर्टिकल का मतलब हुआ ये वाला, जब बॉब यहाँ पे है तो अपवर्ड वर्टिकल से स्ट्रिंग ओके 60 डिग्री बना रही है। तो ये बताओ जहां से छोड़ा जी। गया है वहां से पूछेंगे तो कितना एंगल होगा ये। तो ये वाला एंगल जिसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं बार बार, वो तो 120 हुआ ना। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, कंफर्म हो गया। 180 माइनस 60। यस यस। और देखो अब ये थोड़ा अलग टाइप का है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, बट वो फॉर्मूले नहीं यूज होंगे, हमें अपने नॉर्मल तरीके से करना है। इक्वेशन बनानी पड़ेगी फोर्स की और एनर्जी कंजर्वेशन। देखो इसमें तेरा स्फेयर है, ठीक है। आधा स्फेयर ही ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेडियस जहां पे 30 डिग्री बना रही है, ठीक है, वहां से पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। एम मास का पार्टिकल यहां से रिलीज हो रहा है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्फीयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज। तो जस्ट आफ्टर रिलीज कौन कौन से फोर्स हैं, तो जस्ट आफ्टर रिलीज इसके ऊपर mg इधर लगेगा और नॉर्मल इधर लगेगा। ध्यान से देखो, mg इसका इधर से 30 डिग्री बना रही होगी, और जस्ट आफ्टर रिलीज में रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड करेगा, तो स्पीड तो अभी कुछ आई नहीं है। तो अगर रेडियल एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि n की वैल्यू mg cos 30 होगी, यानी कि mg
√3/2 ए पार्ट में। अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट विद द फ्लोर स्फीयर। तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा, ध्यान से देखना, इसका स्पीड बढ़ेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका स्पीड बढ़ेगा। तो हमसे ये पूछा है कि कौन से पॉइंट पे इसका कांटेक्ट छूटेगा। तो कांटेक्ट जब छूटेगा तब नॉर्मल 0 होगा। तो मान लेते हैं कि कांटेक्ट जब छूटेगा तब इसका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बन रहा होगा। ध्यान से देखना। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहले तो लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, जिससे हमको स्पीड पता चल जाए। तो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लिखेंगे ½ mv² इज इक्वल टू mg। अब इसका सेंटर नीचे कितना आया, तो पहले ध्यान से देखो, तो r cos 30 पे था, बाद में r cos थीटा पे हो गया। तो r cos 30 माइनस r cos थीटा करेंगे तो ये वो गैप आएगा जो ये पार्टिकल नीचे आया है, ये वाला गैप। दिस गैप इज r cos 30 माइनस r cos थीटा। देखो कितना नीचे आया, √2gh हो जाती है वेलोसिटी। तो यहां से हमको मिल जाएगा v²। और इसके बाद हम यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये पार्टिकल है उसके ऊपर इक्वेशन बनाते हैं। mg इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv²/r। n को करना है 0, तो यहां से देखो mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r अगर करते हैं तो ये बनेगा 2 cos 30 माइनस cos थीटा और mg। तो mg भी कैंसिल, तो यहां से देखो cos थीटा निकल आएगा क्या, cos थीटा कितना आएगा, और cos थीटा आने के बाद डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लोग लिखेंगे एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कवर्ड हो जाएगा थीटा माइनस 30 और इंटू रेडियस करेंगे, लेकिन थीटा माइनस 30 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और फिर मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस का, ये आंसर बनेगा थीटा माइनस 30 अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन कैपिटल आर। देखो ध्यान से, बोलो। बताओ कहाँ पे डाउट है, कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर है। आ गया सर। ठीक है, देखो डीपीपी में अब कर लेना, बचे हुए क्वेश्चन हो जाएंगे सब। बाकी मुझे लगता है मेजर पार्ट तो वही है, वर्क वाला और पावर वाला, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 26 करके देख लो। इसमें तो सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, क्यों भाई, पी पॉइंट पे हाइट दी हुई है, पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए
प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो जाएगी mg इंटू 2 मीटर, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहाँ पे हो जाएगी mg इंटू 1 मीटर, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। बोलो, एक लाइन का प्रॉब्लम है। हो गया ना? टेन जूल आ जाएगा। कितना आंसर है? पॉइंट में क्यों लिखा है आंसर? सीधा सीधा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन एंड वर्क और एनर्जी चैप्टर में इतनी ही बातें हैं। बाकी अब आप जो है क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, डीपीपी के क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और मैंने सेलेक्ट करके रखे थे, तो वो भी मैं भेज दे रहा हूँ, उनको कर लेना। बोलिए।